₹499 का शर्ट। डिस्क्लेमर तो दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक कहानी जो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर यह नंबर स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को आगे बढ़ते हैं। भाग 21। What are you shy of? Where have I not touched or seen your body? What? No. काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुनकर चौंक जाती है। यह आदमी सच में बहुत गंदा था। ये कभी भी कुछ भी बोल सकता था, पर काव्या को अभी अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसे पहले ऑफिस पहुंचना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे कपड़े नीचे से नहीं ला सकते? काव्या को ऐसे अपनी बात का जवाब ना देते देख हर्षवर्धन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वह बिस्तर पर बैठ अपने हाथों को आपस में फोल्ड कर उसके तरफ घूरने लगता है। हर्षवर्धन को ऐसा करते देख काव्या को काफी गुस्सा आता है, पर वो इस आदमी को कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए काव्या कैसे भी करके यहाँ से पहले निकलना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऐसे तो वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जा सकती थी, वरना इस घर में काम करने वाले सर्वेंट क्या सोचेंगे उसके बारे में। काव्या सोचने लगती है कि तभी उसकी नज़र वहीं फर्श पर पड़े हर्षवर्धन की शर्ट पर जाती है। हर्षवर्धन की शर्ट को देख बिना कोई देरी किए तुरंत से काव्या उस शर्ट को अपने पैरों की मदद से खुद की तरफ खींच वही पर्दे के पीछे से ही पहनकर बाहर निकलती है। हर्षवर्धन का शर्ट काफी बड़ा था। उस शर्ट में काव्या की पूरी बॉडी अच्छे से तो नहीं पर ढक गई थी। वो तुरंत से उस पर्दे से बाहर निकल उस रूम से बाहर भाग जाती है अपने कपड़े उठाने के लिए। हर्षवर्धन जो अभी भी बिस्तर पर बैठे हुए हैं ये सब कुछ देख रहा था। वो काव्या को अपने शर्ट के अंदर इतने अच्छे तरीके से एडजस्ट करना देख चौंक गया था। वो अचानक से काव्या के ऐसे भागने के वजह से मुस्कुराने लगता है। काव्या नीचे लिविंग रूम में पहुंचती है। उसे वहां दो फीमेल स्टाफ घर की साफ सफाई करते दिखती है। उन दोनों को देखकर काव्या थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। वह अपना पैर धीरे धीरे बढ़ाते हुए वहीं सोफे पर रखे अपने सारे कपड़े को उठा उनके तरफ एक नज़र देख वापस ऊपर की ओर भागती है। काव्या वापस से हर्षवर्धन के कमरे में पहुंचती है तो उसे हर्षवर्धन अभी भी वैसा ही बैठा दिखता है। काव्या अपने कपड़े ले तुरंत से उस बाथरूम में चली जाती है, पर काव्या जैसे ही अपना कपड़ा पहनना स्टार्ट करती है तो उसका जीन्स तो ठीक था, पर उसने जो शर्ट पहन रखी थी उसके सारे बटन टूटे हुए थे। काव्या को कल रात का घटना याद आता है जिसमें हर्षवर्धन ने उसके शर्ट के बटन को खोलने के बजाय उसे फाड़ दिया था। यह आदमी सच में जानवर है। ये शर्ट काव्या ने रौनक से शादी करने के 4 दिन पहले खरीदे थी, वह भी 499 में, जो कि आज हर्षवर्धन की वजह से बेकार हो गया है। ये देख काव्या को काफी गुस्सा आता है। वह अपना जीन्स पहने और हर्षवर्धन के शर्ट को पहने हुए ही बाथरूम का डोर खोल गुस्से में चिल्लाती है, ये तुमने क्या किया? अभी इस शर्ट को लिए 10 दिन भी नहीं हुआ था और तुमने मेरे 500 रुपये उद्धरण चिन्ह। इससे आगे काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी नज़र हर्षवर्धन पर जाती है जो अभी नीचे से अपना पेंट उठा रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे नेकल्ड देख काव्या का चेहरा लाल हो जाता है। वह शर्माते हुए तुरंत से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेरते हुए बोलती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं? कौन ऐसे कमरे में घूमता है? उद्धरण चिन्ह। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कमरा मेरा है। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बातों का इतना जवाब देते हुए हर्षवर्धन अपनी पैंट को उठा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हर्षवर्धन को ऐसे खुद की तरह बढ़ते देखना तुरंत से काव्या अपना हाथ आगे बढ़ा उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। वैसे ही तुम्हारे वजह से मेरा 499 रुपये बर्बाद हो गया है, क्या तुम थोड़ा आराम से सब कुछ नहीं कर सकते थे? उद्धरण चिन्ह। आराम से? अच्छा ठीक है, अगली बार मैं ध्यान दूंगा। चलो अब शर्ट दो मेरा। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन का पहला शब्द सुन काव्या का चेहरा लाल हो जाता है और जैसे ही वह उसकी आगे की बात सुनती है तो वह चौंकते हुए बोलती है, क्या शर्ट?
नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो फिर ठीक है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। काव्या को ऐसा ना बोलता देख हर्षवर्धन अपना हाथ बढ़ाता है। उसके शर्ट को खोलने के लिए ये देख काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं प्लीज मुझे जाने दो। अभी अगर मैं नहीं गई तो मैनेजर मेरा पैसे काट लेगा। तुमने मेरे शर्ट को बर्बाद किया इसलिए आज मैं तुम्हारे ही शर्ट में जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? वो ऑफिस भी मेरा ही है, मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा जितना मैनेजर तुम्हारे अकाउंट से काटेगा। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुन तुरंत काव्या उसे ना कहते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। ये दोनों अलग अलग बात है, वह मेरी मेहनत की कमाई है। वैसे भी अगर मैं नहीं गई तो शायद से उसे अच्छा मौका मिलेगा मुझे निकालने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें भला कोई क्यों निकालेगा? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन काव्या की यह बात सुनकर चौंक जाता है। उसके ऑफिस में ऐसा कोई रूल नहीं था कि एम्प्लॉय के एक दिन बिना बताए आने या लेट हो जाने से उस एम्प्लॉय को उस ऑफिस से निकाला जाएगा। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या अपना चेहरा दूसरी तरफ से कर लेती है। वो हर्षवर्धन को सच नहीं बता सकती थी। वैसे भी ऑफिस के सारे लोग उसको गलत समझते हैं। काव्या को ऐसा ना बोलते देख हर्षवर्धन उससे दूर हो अपना पैंट पहन अपना फोन उठा अपने असिस्टेंट को कॉल लगता है। उस ऑफिस में क्या ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इंचार्ज अशोक है? उद्धरण चिन्ह। अपने असिस्टेंट को फोन लगाते ही हर्षवर्धन उससे पूछता है। दूसरी तरफ से असिस्टेंट पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था, पर वह बातें सुनते हुए हर्षवर्धन के चेहरे का रंग अभी एकदम से जो कुछ देर पहले मुस्कुरा रहा था वह सख्त हो गया था। वही वह अभी काव्या को गुस्से में घुरे जा रहा था। खुद की तरफ हर्षवर्धन को ऐसे देखता देख काव्या समझ गई थी कि असिस्टेंट ने भी वही सब कुछ हर्षवर्धन को बताया है जो अफवाह अभी ऑफिस में चल रहा है। हर्षवर्धन को ऐसे खुद के तरफ देखते देख काव्या डरने लगती है, वह कांपने लगती हैं। हर्षवर्धन ने उसे पहले ही कहा था कि उसके साथ रिश्ते रखने के बीच में उसे किसी और के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना। असिस्टेंट से फोन पर बात करने के बाद हर्षवर्धन अपना फोन रख काव्या के तरफ बढ़ता है। काव्या उसको ऐसे देख काफी घबरा गई थी, पर फिर भी वो वहां से हटती नहीं। काव्या को अभी काफी डर लग रहा था कि तभी उसे हर्षवर्धन की आवाज सुनाई देती है, डड दैट अशोक टच योर चेस्ट? उद्धरण चिन्ह। क्या? नहीं। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन का क्वेश्चन सुन चौंक गई थी, पर वह तुरंत से उसे मना कर देती है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था। काव्या के इस जवाब को सुन हर्षवर्धन का चेहरा थोड़ा नॉर्मल होता है। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की बात सुन काव्या उसे नकारते हुए बोलती है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। पर क्या तुम्हारे घर में किसी औरत का किसी भी प्रकार के ड्रेस है? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं लड़कियों को अपने घर लेकर आने वालों में से हूँ? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन का ये जवाब सुन थोड़ा चौंक गई थी। कल रात क्या हर्षवर्धन उसको लेकर यहाँ नहीं आया था? क्या ऐसा नहीं था? फिर वह कैसे ऐसा बोल रहा था? पर अभी काव्या हर्षवर्धन से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। अभी वो जल्द से जल्द ऑफिस के लिए निकलना चाहती थी, शायद इसी शर्ट और जीन्स में। उद्धरण चिन्ह। काव्या ये सोचते हुए वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी हर्षवर्धन उसे रोकते हुए बोलता है, तुम मेरी शर्ट लेकर ऐसे नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम थोड़ी टाइम के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोच सकते? तुमने मेरा 499 रुपये का शॉर्ट फाड़ दिया, क्या उसके बदले में मैं तुम्हारा एक शर्ट नहीं ले सकती? वैसे भी ये तुम्हारा घर है, यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे कपड़े होंगे। उद्धरण चिन्ह। पर मुझे यही चाहिए, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, तुम्हें अभी इस हालत में ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने काम पर जाना है,
क्या तुम मुझे अपना सिर्फ एक शर्ट नहीं दे सकते? तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? तुमने मेरा उद्धरण चिन्ह। अभी काव्या अपना बात खत्म कर पाती, उससे पहले ही हर्षवर्धन बोलता है, हाँ मैंने तुम्हारा 499 रुपये का शर्ट खराब कर दिया है, मुझे पता है। पर यह शर्ट अब मुझे चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन की ऐसी जिद देखकर काफी गुस्से में आ गई थी। वो अपना बैग उतार बिस्तर पर फेंकते हुए उस रूम का अलमीरा खोलती है, तो उसमें बहुत सारे कपड़े थे। हर्षवर्धन के अलमीरा से काव्या उसमें से एक वाइट शर्ट निकाल उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है, चेंज करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो हर्षवर्धन का शर्ट पहने हुए बाहर निकलती है, वही उसके हाथ में अभी हर्षवर्धन का दूसरा शर्ट था। वो तुरंत अपने हाथ में लिए इस शर्ट को हर्षवर्धन के मुंह पर मारते हुए बोलती है, अब ठीक है, लो अपना शर्ट तुम। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन काव्या से उस शर्ट को ले पहनता है। शर्ट पहनने के बाद वो मुस्कुराकर बोलता है, इसमें एक अलग से फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी मुझे चारों तरफ से अपने बाहों में भरी हुई हो। तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती। क्या सच में ऐसा है? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या चौंक गई थी। यह आदमी सच में बहुत ज्यादा गंदा सोचता है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। काव्या वापस से जा अपना बैग उठा वहां से जाने वाली ही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। फोन खोल काव्या देखती है तो उस पर मिस्टर अशोक का कॉल था। स्टोरी को पढ़ने वाले 4000 लोग पर लाइक मुश्किल से 300 भी नहीं पड़ता। इतना क्या है भाई, थोड़ा लाइक तो कर ही सकते हो। आप कमेंट ना सही, ऊपर से आप लोगों से स्टोरी की रेटिंग गिरा के 4.2 कर दिया है। अगर 4 से नीचे गया तो स्टोरी बंद हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 22 कंट्रोल योर लस्ट। भाग 22। अभी काव्या हर्षवर्धन के घर से निकाल पाती कि तभी उसका फोन बजता है। काव्या फोन की आवाज सुन पहले अपने पास से फोन निकाल उसे उठाने का सोचती है, पर कॉलर आईडी पर शो हो रहे हैं मिस्टर अशोक हुड्डा का नाम देख वो चौंक जाती है। वह अभी कुछ घंटे ही लेट हुई थी और उसके पास उसकी कंपनी का मैनेजर का कॉल आ गया था। वो समझ गई थी कि उसकी परेशानी बढ़ गई है। वही खड़ा हर्षवर्धन काव्या के बदलते चेहरे के एक्सप्रेशन को देख उसके हाथ से फोन ले लेता है, तो उस पर उसे अशोक का नंबर दिखता है। अशोक का नंबर देख हर्षवर्धन को काफी गुस्सा आता है। हर्षवर्धन काव्या का फोन उठा उसे स्पीकर पर डाल काव्या को बात करने का इशारा करता है, पर इससे पहले ही काव्या कुछ बोल पाती कि तभी उस दूसरी तरफ से अशोक हुड्डा की आवाज सुनाई देती है, तुम आज काम पर क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें अपनी जॉब छोड़ने का डर नहीं? सॉरी सर, वो बस में ट्रैफिक में फंस गई थी, बट मैं कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अशोक हुड्डा को इतनी गुस्से में देख काव्या उसे समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी यह बात सुन अशोक हुड्डा और गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में काव्या से बोलता है, क्या तुमने हम सबको बेवकूफ़ समझ रखा है? इतने बड़े ऑफिस को मैं संभालता हूँ, मुझे पता है। तुम्हारी एरिया में आज कोई जाम नहीं लगा। तुम जानबूझकर मुझसे बचने की कोशिश के लिए ये सब कर रही हो, पर यह सब बेकार है। सर, आई एम सॉरी, वो बस मैं अपने फ्रेंड के घर फंस गई थी। अभी आधे घंटे में मैं ऑफिस पहुंचती हूँ। आप मेरा हाफ टाइम का पेमेंट काट सकते हैं। अशोक को ये बोलते हुए काव्या अपने सामने खड़े हर्षवर्धन की ओर गुस्से में देखती है। जहां काव्या ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी, वहां आज उसे हर्षवर्धन की वजह से हाफ टाइम का पैसा कटवाना पड़ रहा था। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है इस तरह बिना इन्फॉर्म किए हाफ टाइम ऑफिस न आने के बाद तुम्हारे सिर्फ पैसे ही कटेंगे? नहीं, तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। काव्या अशोक की यह बात सुन चौंक जाती है। वह घबराते हुए बोलती है, नहीं सर, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मुझे इस जॉब की बिल्कुल जरूरत है। मैं अपना एक दिन का सैलरी भी कटवाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें इस जॉब की जरूरत है और मुझे तुम्हारी तो।
क्यों ना तुम मेरे डील को हाँ कर दो। मैं एक रात के बदले सब कुछ माफ करने को तैयार हूँ। सर, मैंने पहले ही उस बारे में आपको जवाब दे दिया था। मेरा जवाब अभी भी वही है, कंपनी के रूप के अकॉर्डिंग अगर मैं लेट होती हूँ तो आप मेरे पैसे काट सकते हैं, पर मुझे निकालने का आपको कोई हक नहीं। क्या सच में? काव्या की बातों का इतना जवाब देते हुए अशोक हुड्डा पागलों की तरह हंसने लगता है। उसको ऐसी हंसी की आवाज सुन काव्या को काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं खड़ा हर्षवर्धन अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन काव्या और अशोक की बातें सुनते हुए अपना फोन चला रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे अशोक के बातों का कोई जवाब ना देते देख काव्या को बहुत गुस्सा आता है। यह आदमी सच में सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। इसे काव्या से कोई मतलब नहीं था, वो बस उसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है। पागलों की तरह हंसते हुए अचानक से अशोक हुड्डा रुक जाता है और वह काव्य से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इस कंपनी की रूल्स सिखा सकती हो? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ तब उसे निकाल सकता हूँ। इसमें तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती। अशोक हुड्डा की यह बात सुन काव्या को काफी गुस्सा आता है। वह अभी गुस्से में उससे कुछ बोलने वाली थी कि तभी हर्षवर्धन उसके कमर को पकड़ खुद के तरफ खींच लेता है, जिससे काव्या की आह की आवाजें निकल जाती है। हर्षवर्धन को ऐसा करते देख काव्या उसे खुद से दूर करते हुए उसके सीने पर मारने लगती है, पर हर्षवर्धन नहीं रुकता। वो हम तेजी में काव्या के गले सीने पर किस करने लगता है। हर्षवर्धन के ऐसे करने की वजह से काव्या के सांसें भी उखड़ने लगी थी। वह तेजी में सांसें लेने लगती हैं। वही फोन की दूसरी तरफ अशोक काव्या की तरफ से ऐसी आवाज सुन बहुत अच्छे से समझ गया था कि अभी काव्या कौन से काम में बिजी थी। दूसरी तरफ से ऐसी आवाज सुन अशोक बोलता है, तो तुम इस काम में बिजी थी। अब तुम्हें दोबारा मेरे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। इतना बोलते हुए अशोक हुड्डा अभी अपना फोन रखने ही वाला था कि तभी उसे एक भारी भरकम आवाज सुनाई देती है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक दिन का लीव चाहता हूँ। ये हर्षवर्धन था। अशोक को यह आवाज सुनी सुनी लग रही थी। आज से पहले उसने कभी हर्षवर्धन से फोन पर भी बात नहीं किया था, इसीलिए उसे समझ नहीं पाया। हमेशा से अशोक से हर्षवर्धन का असिस्टेंट बात किया करता था। वो बस अभी तक एक बार ही अपने बॉस को देखा था। काव्या की तरफ से किसी लड़के को ऐसे बोलते देख अशोक को काफी गुस्सा आता है। अभी उसे अपनी कोई खास चीज किसी और की होती दिख रही थी। ये सुन उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जो भी हो, हमारे कंपनी के ऐसे रूल्स नहीं कि हम किसी एम्प्लॉय को ऐसे ही छुट्टी दे दे। काव्या की जरूरत अब इस ऑफिस को नहीं, उसे बोल देना कि मुझे ऑफिस में वो दोबारा दिखाई ना दे। अशोक की यह बात सुन हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, तो सच में तुम्हारे कंपनी रूल्स ऐसे है? फिर ठीक है, जल्द मिलते हैं। इतना बोल हर्षवर्धन फोन रख देता है। हर्षवर्धन के फोन रखते ही काव्या उसे गुस्से में खुद से दूर धकेलते हुई बोलती है, ये तुमने क्या किया? अब वो पक्का मुझे ऑफिस से निकाल देगा। अभी बातें नहीं, हमारे पास अभी एक्शन करने का वक्त है। काव्या के बातों को इग्नोर कर हर्षवर्धन उसके पास आ वापस से उसके नेक और चेस्ट पर किस करने लगता है। हर्षवर्धन को कैसा करते देख काव्या को काफी गुस्सा आता है। वो उसे फिर से खुद से दूर धकेलते हुए बोलती है, मुझे अभी तुम्हारे साथ कोई एक्शन करने का मूड नहीं। क्या सच में तुम मुझे ना बोल रही हो? काव्या की बात सुन हर्षवर्धन के चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। ऐसा लग रहा था वह काव्या से नाराज था। हर्षवर्धन को ऐसे नाराज होते देख काव्या घबरा जाती है। वो जानती थी उन दोनों के बीच क्या डील हुआ था। वो हर्षवर्धन को कभी भी ना नहीं बोल सकती थी। इसीलिए काव्या खुद की बातों को संभालते हुए हर्षवर्धन के पास आकर बोलती है, तुमने कल रात खुद के बहुत सारी एनर्जी लॉस की है। अभी तुम्हारे लिए आराम जरूरत है। ज्यादा लास्ट तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है आगे जाकर। काव्या ने यह बात हर्षवर्धन को शांत कराने के लिए कहा था।
पर काव्य की यह बात सुन हर्षवर्धन का गुस्सा और बढ़ जाता है। काव्या को अपना चाल गलत होते हैं दिख रहा था। हर्षवर्धन काव्या की ओर घूमते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है फ्यूचर में मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा? क्या कल रात मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया था? काव्या हर्षवर्धन की यह जवाब सुन चौंक जाती है। उसे अंदाजा हो गया था कि उसने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी। किसी भी मर्द के लिए यह बोलना उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने जैसा था। और काव्या ने तो ये काम हर्षवर्धन के साथ किया है। हर्षवर्धन अपने गुस्से भरी आंखों से काव्या को घूरे जा रहा था। उसको ऐसे घूरते देख काव्या डर गई थी। वो उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मैंने जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं है। मैंने तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाया। मैं बस फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम्हारी वाइफ के साथ इसलिए एडवाइस कर रही थी। वैसे भी तुम्हें आगे भी कंटिन्यू करना है। पर काव्या के लिए अब बहुत देर हो चुका था। हर्षवर्धन तुरंत से उसे पकड़ अपने करीब खींचते हुए उसे बिस्तर पर ले जाकर पटक देता है। हर्षवर्धन को ऐसा करते देख काव्या उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हर्षवर्धन कहाँ रुकता। वह अभी पहले से ज्यादा खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था। काव्या हर्षवर्धन के सीने पर हाथ मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, मेरी बॉडी अभी उस लायक नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा झेल सकूं। दूर हटो। पर मुझे अभी खुद को प्रूव करने की जरूर है। सॉरी, आखिर तुम ही ने मुझसे कहा ना। मैं अगर जो ऐसा ही रहा तो फ्यूचर में मैं शायद से सही ना रह पाऊं, इसीलिए मुझे खुद को अब ट्राई करना है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद हर्षवर्धन काव्या पर हावी हो जाता है। न चाहते हुए भी काव्या को उसे सपोर्ट करना पड़ता है। इन सब में पता नहीं कितने देर बाद जब काव्या अपनी आंखें खोलती है तो वो अभी बिस्तर पर अकेले लेटी थी। ये देख काव्या बिना कोई देरी किए तुरंत से अपने कपड़े पहन उस रूम से बाहर निकलती है। काव्या को बाहर निकलते ही उस घर में काम करने वाली स्टाफ उसके सामने आ उसे खाना खाने का ऑफर देती है, जो कि हर्षवर्धन ने उसे करने के लिए बोला था। पर काव्या बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो बिना कुछ खाए तुरंत से वहां से निकल जाती है। काव्या जब दिव्या के घर पहुंचती है तो अभी दिव्या घर पर नहीं थी। क्योंकि ऑफिस वक्त था इसलिए दिव्या अभी अपने काम पर गई थी। अब जो कि काव्या ने आज छुट्टी लिया था इसीलिए वो ऑफिस नहीं जा सकती थी। और कल उसके साथ क्या कुछ होगा उसे इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। हालांकि वह अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, पर वह अब अशोक हुड्डा के साथ कॉम्प्रोमाइज के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। काव्या जाकर शावर लेती है। शावर लेने के बाद काव्या अभी मिरर के सामने खड़ी अपने गले और चेस्ट पर लगे उन निशानों को देखती है जो हर्षवर्धन ने उसे आज दिए हैं। काव्या को नहीं पता था कि वह ये कौन सी जिंदगी जी रही है, पर वह अब दोबारा प्यार तो नहीं करना चाहती थी। और रही बात हर्षवर्धन को ना करने की, वह तब तक नहीं करना चाहती थी जब तक हर्षवर्धन उसे खुद ना बोल दे या फिर उसे पहले वह उसके पैसे ना लौटा दे। मुझे पता है कितने ही रीडर्स को ये लग रहा है कि हर्षवर्धन और रौनक में कोई फर्क नहीं है, पर जहां एक तरफ काव्या ने रौनक को अपना खुद का प्यार, वक्त और रिस्पेक्ट दिए थी, वही हर्षवर्धन के साथ उसका सिर्फ शारीरिक संबंध है, जो कि हर्षवर्धन की चाह और काव्या की मजबूरी है। अब हर्षवर्धन रौनक से गलत है या सही, वह आपको आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा। और हाँ, काव्या की एज 25 साल और हर्षवर्धन 28। मुझे आशा है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 23 तुम चाहो तो प्रेसिडेंट को सिड्यूस कर लो। 30 शावर लेने के बाद काव्या अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। उसे कल के लिए काफी डर लग रहा था, क्योंकि एक तो उसने सीधे से अशोक को माना कर दिए थी, ऊपर से हर्षवर्धन ने भी अशोक से बात की थी। काव्या को हर्षवर्धन से भी कोई उम्मीद नहीं था। उसने खुद हर्षवर्धन को इन सब में पढ़ने के लिए मना कर दिया था। ऊपर से अभी कुछ घंटे पहले हर्षवर्धन को अपने और अशोक के बीच हो रहे बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए काव्या को यह भी यकीन था कि हर्षवर्धन इस मामले में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं।
काव्या डर रही थी पर वहाँ भी जानती थी उसने ऐसा भी कोई गलत काम नहीं किया कि उसके उस कंपनी से निकाला जाए। उसने सिर्फ अपने बॉस की अनचाही डिमांड को पूरा करने से मना कर दिया था। दूसरी सुबह जब काव्या अपने ऑफिस पहुंचती है तो काव्या को ऑफिस में देख उसके सारे कलीग्स चौंक गए थे। वो एक दूसरे से काव्या को लेकर बातें करने लगते हैं। कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे तो वही कुछ लोग उसके लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। काव्या को उनके इस बिहेवियर के पीछे का राज नहीं पता था। उसे बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वह ज्यादा कुछ न सोचते हुए हमेशा की तरह जहां वह बैठती थी उस डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। काव्या को वहां बैठते देख उसके साइड में बैठी हो लड़की उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें बॉस ने वापस से बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? भला बॉस मुझे क्यों बुलाएंगे? मैं ऑफिस में काम करती हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? कल हमारे मैनेजर अशोक हुड्डा ने हम सबको बताया कि तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि तुमने कल बिना पूछे इस कंपनी से छुट्टी ले लिया था। तुमने उनसे लीव के लिए कॉल पर भी नहीं पूछा। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की काव्य को ये सब बताते हुए काफी उदास लग रही थी। ऐसा था कि वह काव्य के लिए थोड़ा सिंपैथी दिखा रही थी। काव्या उस लड़की की यह बात सुन चौंक जाती है। कल उसने अशोक हुड्डा को कॉल किया था, उसने उनसे लीव के लिए भी कहा था। उसके साथ हर्षवर्धन ने भी मिस्टर अशोक से कल काव्य के लीव देने की बात की थी। फिर यह आदमी सभी से झूठ कैसे बोल सकता है? काव्य को अभी मिस्टर अशोक पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह जल्द से जल्द मिस्टर अशोक से मिलकर अपने सवालों के जवाब चाहती थी। मैंने कल मिस्टर अशोक को कॉल किया था, मैंने उनसे लीव की भी बात की थी। उद्धरण चिन्ह। काव्य की क्या बात सुन वह लड़की चौंक जाती है। वह काव्य को समझाते हुए बोलती है, अगर तुम सही बोल रही हो तो इसका मतलब है मिस्टर अशोक तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी सुना, ऑफिस में चारों तरफ ये बात फैला हुआ है कि तुमने मिस्टर अशोक को सिड्यूस करने की कोशिश की थी पर उन्होंने तुम्हें नकार दिया। तो क्या वह इसलिए ये सब? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद वह लड़की शांत हो जाती है। काव्या उसके आगे का बात जानती थी कि आखिर ये लड़की उससे बोलना क्या चाहती थी। काव्या को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। एक तो उस आदमी ने खुद उसे अपने साथ रहने का ऑफर दिया, फिर जब काव्य ने उसे मना कर दिया तो उसने सभी तरफ उसके ही खिलाफ अफवाह फैला दी। काव्य गुस्से में उस लड़की से पूछती है, क्या तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने ये सब किया होगा? क्या मुझे मिस्टर अशोक जैसे 45 साल के बूढ़े आदमी को सिड्यूस करने की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे इन बातों पर कोई विश्वास नहीं, तभी तो मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। जितना मैंने तुम्हें जाना है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा वह जब असिस्टेंट केबिन में गया था तो तुम मिस्टर अशोक को सेंड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की यह बात सुन काव्या का गुस्सा बढ़ जाता है। वह अब समझ गई थी कि उसे अपने हक के लिए लड़ना ही होगा। वह ऐसे चुप चुप कर मिस्टर अशोक हुड्डा से नहीं लड़ सकती थी। इसलिए काव्या ने उस लड़की से मिस्टर अशोक हुड्डा के ऑफर से लेकर उसके बाद तक उसके साथ क्या क्या हुआ उसने उसे सब कुछ बता दिया। काव्या के मुंह से मिस्टर अशोक के बारे में इतना सब सुन वो लड़की थोड़ा चौंकते हुए बोलती है, तो यह मामला है। मुझे पहले ही लगा था तुम जैसी खूबसूरत लड़की जो आराम से चाहे तो वह इस ऑफिस के बॉस को सेड्यूस कर ले, वो भला इस ऑफिस के मैनेजर को सेड्यूस करने में कैसे असफल रह गई। मुझे लगता है इसीलिए उसने तुम्हें टारगेट किया और जानबूझकर मौका पाकर ऑफिस से निकल गया। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की यह बात सुनकर कि तुम ऑफिस के बॉस को सेड्यूस कर सकती हो, काव्या घबरा जाती है। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। अभी वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे अशोक हुड्डा की आवाज सुनाई देती है। काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस में आने की? क्या मैंने तुम्हें कल मना नहीं किया था? तुमने अपना जॉब खो दिया है, अब तुम ऑफिस में दोबारा नहीं आ सकती। उद्धरण चिन्ह। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो वहां अशोक हुड्डा मुस्कुराते हुए
अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए हुए खड़ा था। वहीं ऑफिस के सारे कलीग्स वहां अभी मौजूद थे। मिस्टर अशोक की बातों का जवाब देते हुए काव्या बोलती है, क्या सच में? पर आपने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सर, वैसे आप मुझे निकाल कैसे सकते हो? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? उद्धरण चिन्ह। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, पर क्यों, जबकि मैंने आपको कॉल करके कल लीव मांगी थी? फिर आप मुझे ऑफिस से कैसे निकाल सकते हैं? और आपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉय को ये क्यों बताया कि मैंने आपको कॉल नहीं किया था? उद्धरण चिन्ह। मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। जब मैंने सबसे यह बोला था, उस वक्त तुमने मुझे कोई कॉल नहीं किया था। तुम्हारा फ़ोन कॉल बाद में मुझे आया, पर उस वक्त मैंने तुम्हें सीधा से मना कर दिया था। मैंने तुम्हें छुट्टी ग्रांट नहीं की थी। तुमने खुद ही खुद को छुट्टी दे दिया, इसीलिए तुम्हें इस ऑफिस से निकाला जाता है। तुम्हारे पास मात्र 10 मिनट है। अपने सामान पैक करो और शांति से निकल जा, वरना हमारे पास और भी तरीका है। उद्धरण चिन्ह। काव्या का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। अब जबकि अशोक ने उसे खुलेआम निकल जाने का बोल दिया था, तो वह जान गई थी कि अब चुप रहने से और खुद की इज्जत के बारे में सोचने से उसका कोई भला नहीं होने वाला। उसे खुद के लिए लड़ना होगा। उसे इस आदमी को सबक सिखाना होगा कि आखिर इतने बड़े ऑफिस का मैनेजर कितना बड़ा ठरकी और गंद किस्म का आदमी है। इसलिए काव्या अपने कमर पर हाथ रखते हुए मिस्टर अशोक के और मुस्कुराते देख बोलती है, अच्छा, तो आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैंने आपके साथ सोने से मना कर दिया, इसलिए आप मुझसे इस ऑफिस से निकाल दोगे, बिना मेरी कोई गलती के? उद्धरण चिन्ह। काव्या की बात सुन उसके आसपास खड़े सारे कलीग्स चौंक जाते हैं। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। सभी की जो निगाहें पहले शक भरी सिर्फ उसको देख रही थी, वह अब मिस्टर अशोक पर भी थी। अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों के सामने अपनी इज्जत ऐसे जाते देख मिस्टर अशोक का गुस्सा आता है। वो काव्या से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मुझ पर कोई सा भी इल्जाम लगा दोगी और लोग मान जाएंगे? मुझे तो शर्म आ रहा है। पता नहीं तुम्हें इस ऑफिस में काम किसने दिया। तुम राणा ग्रुप में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। सिक्योरिटी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा सर, मतलब आप बोलना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने मुझे कोई ऑफर नहीं दिया। आप मुझे टॉप पर नहीं पहुँचाना चाहते थे। आप मेरे साथ सोना नहीं चाहते थे। क्या आपको सच में इस बुढ़ापे में जवान बनने का शौक नहीं? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बातें सुनते हुए ऑफिस के सारे कलीजी मिस्टर अशोक की ओर अब शक भरी नजरों से देखने लगे थे। इससे पहले भी ऑफिस से कुछ फीमेल स्टाफ ऐसे ही निकाल दी गई थी। उनके पीछे का वजह क्या था, वो आज तक किसी को नहीं पता था, पर आज ऐसे काव्या की यह बातें सुन वह सब भी कहीं ना कहीं काव्या के इस बात को विश्वास कर रहे थे। उन सब का ऐसा बदलता रिएक्शन देख मिस्टर अशोक को काफी घबराहट होता है। वह चिल्लाते हुए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। तुरंत से सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को काव्या की ओर इशारा करते हुए मिस्टर अशोक बोलते हैं, इस लड़की को 2 सेकंड के अंदर ऑफिस से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दूंगा। इस तरह की गंदी सोच और गंदगी फैलाने वाली लड़की को हमारे ऑफिस में कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अशोक का इतना बोलना था कि तुरंत से 4-5 गार्ड काव्या के सामने आकर उसके हाथ को पकड़ उसे वहां से बाहर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। उन सबको ऐसा करते देख काव्या को काफी बुरा लग रहा था। वो सच में बहुत गंदा फील कर रही थी। बिना किसी गलती की वजह से आज उसकी हालत ऐसी थी। उसे अगर पता होता कि इस ऑफिस में आने के बाद उसे इतना कुछ झेलने को मिलेगा, तो वह कभी भी यहाँ काम करने नहीं आती। उन गार्ड को ऐसे खुद को खींचते देख काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे छोड़ो, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। तुम्हें मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। काव्या की यह बात वो गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। उन गार्ड्स से छूटने के बाद काव्या अपने सामने खड़े सारे कलीग्स की ओर देखते हुए गुस्से में बोलती है, सभी को पता है गलत कौन है।
मिस्टर अशोक का करैक्टर कैसा है उससे ऑफिस की सारी फीमेल स्टाफ जानती है, पर फिर भी उन्हें इसमें नहीं बोलना और आज मैंने बोला तो वो मुझे निकाल रहे हैं, पर फिर भी किसी को इसमें मेरा साथ नहीं देना। खैर जाने दो, आप लोगों के साथ काम कर कर अच्छा लगा। 2-3 लोग जो मेरे साथ हमेशा से रहे हैं, मैं हमेशा उनके कांटेक्ट में रहना चाहूंगी। बाकी जैसे मूर्ति बने बैठे रहते हैं वैसे ही आप बैठे रहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर काव्या जैसे ही वहां से आगे बढ़ती है कि तभी मिस्टर अशोक का असिस्टेंट दौड़ते हुए अशोक के पास आकर बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट आए हैं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफिस में आए हैं। उद्धरण चिन्ह। बॉस ऑफिस आए हैं, ये कैसे पॉसिबल है। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन के पास बहुत सारी कंपनियां थी, इसीलिए उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वह दिन में एक बार जाकर अपनी सारी कंपनियों में घूम सके। ऑफिस के इस ब्रांच में हर्षवर्धन बहुत मुश्किल से 3-4 बार आया था। अभी हाल ही में उस दिन जब ऑफिस में आया था, जब उसने काव्या को वो ऑफर दिया था, उसके बाद आज हर्षवर्धन के ऐसे आने की खबर सुन अशोक हुड्डा चौंक जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती है। वह जल्दी से सभी को अपने अपने स्थित पर जाकर काम करने का आदेश देते हुए आगे की ओर बढ़ता है हर्षवर्धन का स्वागत करने के लिए। पर उससे पहले ही हर्षवर्धन गेट पर था और अभी ऑफिस के सारे वर्कर्स अपने अपने जगह पर न बैठकर वहां शकील बनाकर खड़े थे। अचानक से हर्षवर्धन आता है और अपने ऑफिस का हाल देखकर वह गुस्से में मिस्टर अशोक की ओर चिल्लाते हुए बोलता है, मैनेजर, क्या मैं तुम्हें इस बात के लिए ऑफिस का मैनेजर बनाया है ताकि तुम मेरी ऑफिस का हाल सब्जी मंडी कर दो? ये सब यहाँ क्या हो रहा था? ये सारे लोग ऐसे क्यों हैं? सभी अपने अपने सीट पर जाकर बैठो। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्से में देख वह सारे लोग भागते हुए अपने अपने सीट पर बैठने लगते हैं, पर काव्या अभी भी गेट के पास खड़ी थी। हर्षवर्धन उसके तरफ ध्यान ना देते हुए आगे प्रेसिडेंट केबिन की ओर बढ़ने लगता है कि ये देख काव्या उसे गुस्से में गाली देती है। काव्या को बहुत बुरा लग रहा था, पर हर्षवर्धन को ऐसे खुद का सपोर्ट ना करता देख वो वहां से जाने को होती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, हेलो मिस, तुमने क्या ऑफिस को अपना घर समझ रखा है, जो जब मन आए और जब मन ना हो चली गई? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कह रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो यही हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद से हर्षवर्धन ने यह उसको बोला, पर नहीं, हर्षवर्धन तो अभी अशोक के साथ कुछ बात करने में बिजी था। हर्षवर्धन का ऐसा तरीका काव्या को काफी बुरा लग रहा था। उसे लगता है जैसे हर्षवर्धन ने अभी उसे ना बुलाकर किसी और को बुलाया था, इसीलिए वह वापस से जाने लगती है कि तभी अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसे ऑफिस के अंदर करता है। ये और कोई नहीं हर्षवर्धन था। काव्या को गुस्से में देखते हुए हर्षवर्धन बोलता है, क्या तुम्हारे कान खराब है? मैंने तुमसे कुछ कहा था, फिर तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? उद्धरण चिन्ह। बिजनेस टायकून अभिमन्यु सिंघानिया, जिसने अपने दम पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। दुनिया के लिए द परफेक्ट मैन, जिसमें सिर्फ एक ही कमी थी, वो लड़कियों से सख्त नफरत करता था, पर अपनी दादी के जिद की वजह से अभिमन्यु ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर एक रोबोट से। कौन है ये रोबोट? क्या रिश्ता है इसका अभिमन्यु से? आखिर क्या वजह है अभिमन्यु के लड़कियों से नफरत करने के पीछे? आखिर कैसे और क्यों बिताएगा अभिमन्यु उस रोबोट के साथ अपना जीवन? आखिर क्या 24 तुम्हारे बॉडी के अलावा ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मुझे चाहिए? भाग 24। क्या तुम्हारे कान खराब है? मैंने तुमसे कुछ कहा था, फिर तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? उद्धरण चिन्ह। काव्या अभी ऑफिस से बाहर निकल रही थी कि तभी हर्षवर्धन उसकी बाह पकड़ उसे अंदर खींचते हुए चिल्लाकर बोलता है। हर्षवर्धन की यह बात सुन ऑफिस के काम करने वाले सारे एम्प्लॉय गेट की ओर देखने लगते हैं, जहां हर्षवर्धन अभी गुस्से से काव्या की ओर घुरे जा रहा था। वहीं पास में मैनेजर अशोक भी खड़ा था।
हर्षवर्धन को ऐसे काव्या को अपने सीट पर बैठने के लिए बोलता देख अशोक आगे अभी उससे कुछ बोलना चाहता था कि उससे पहले ही काव्या गुस्से में हर्षवर्धन का हाथ खुद से दूर करते हुए बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट आपको पता नहीं, अभी अभी आपके मैनेजर ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है क्योंकि मैंने कल लीव लिया था और आपके ऑफिस में एक दिन का लीव मतलब ऑफिस से बाहर होता है। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन गुस्से में मिस्टर अशोक की ओर घूरता है तो अभी अशोक हर्षवर्धन से अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। अशोक को ऐसा करते देख हर्षवर्धन काव्या से बोलता है, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। हर्षवर्धन को ऐसा बोलते देख तुरंत से मिस्टर अशोक बोलते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट, पर आपको नहीं पता इस लड़की की वजह से हमारे ऑफिस का वातावरण कितना खराब हो गया है। इसमें मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी और तो और। अभी अशोक अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है तुम जैसे अगली फेस वाले मोटे आदमी को जो कि मुझसे उम्र में 2 गुना है उसे मैं सेड्यूस करूंगी? काव्या की यह बात सुन कुछ एम्प्लॉय हंसने लगते हैं। ये देख मिस्टर अशोक गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेते हैं। वहीं उनका चेहरा भी काला पड़ गया था। वो हर्षवर्धन की वजह से इस लड़की को कुछ नहीं बोल रहे थे, वरना वो इसको अपनी औकात दिखा देते। काव्या की ऐसी बात सुन हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, तो तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो? क्या मतलब? काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुनकर घबरा जाती है, भला इसमें वह कहाँ से आ गया और यह आदमी इतने सारे लोगों के सामने में आखिर ये सब क्या करना चाहता है? काव्या को ऐसे हड़बड़ाते देख हर्षवर्धन मुस्कुराने लगता है। तभी हर्षवर्धन का असिस्टेंट अपने हाथ में एक फाइल लेकर आता है और हर्षवर्धन के हाथ में दे देता है, जिसके बाद हर्षवर्धन अशोक के चेहरे पर वो फाइल मारते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें अपने ऑफिस का मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि तुम ये सब करो। एकदम से सब कुछ बदल जाता है। सभी लोग चौंकते हुए मिस्टर अशोक की ओर देखने लगते हैं कि आखिर ऐसा उनके प्रेसिडेंट के हाथों में क्या था जो उसने मैनेजर को दिए है, जिसके वजह से अशोक के सिर से पसीना आने लगा था और वह कांपने लगे थे। पूरी फाइल को पढ़ अशोक तुरंत से हर्षवर्धन के पैरों में गिर जाता है। वो उससे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, वह मैं लालच में आकर थोड़ा बहक गया था। उद्धरण चिन्ह। अशोक की यह बात सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, थोड़ा मतलब 35 करोड़, तुमने 35 करोड़ का घोटाला किया है, क्या तुम्हें ये थोड़ा लगता है? तुम जैसे लोगों को मेरी ऑफिस में कोई जगह नहीं। हर्षवर्धन की यह बात सुन अशोक गिराते हुए हर्षवर्धन के पैर पकड़ माफी मांगने लगता है कि तभी अचानक से बाहर की गेट से पुलिस आकर अशोक को पकड़ लेती है। पुलिस को हर्षवर्धन के असिस्टेंट ने पहले ही इस मामले को लेकर कंप्लेन कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस तुरंत से आकर मिस्टर अशोक को पकड़कर वहां से लेकर चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद हर्षवर्धन अपने ऑफिस में काम कर रहे सारे एम्प्लॉय की ओर देखकर बोलता है, मुझे गद्दारी बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज ऑफिस आने की मेरी वजह मिस्टर अशोक ही था। मुझे उनके बारे में 2 दिन पहले ही पता चला था, पर वक्त ना होने की वजह से मैं आ जाया। अब से कुछ दिन के लिए मैं इसी ऑफिस से ऑपरेट करूंगा। अब सब अपने अपने सीट पर जाकर बैठो। इतना बोलने के बाद वह वहां से प्रेसिडेंट केबिन की ओर चला जाता है। काव्या अभी भी गेट के पास ही खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह आदमी उसके लिए नहीं आया था, ये बात इसने खुद ही सबको बताया, तो क्या उसे यहाँ अभी भी रहना चाहिए? काव्या को ऐसे सोच में डूबा देखा हर्षवर्धन का असिस्टेंट, जो कि वही अभी खड़ा था। वह काव्या से बोलता है, मैडम आप अपनी सीट पर जा सकती हो। क्या आपको बॉस को ऐसे गुस्सा करने में अच्छा लगता है? उद्धरण चिन्ह। नहीं मैं जाती हूँ। इतना बोलकर तुरंत से काव्या अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। हर्षवर्धन के असिस्टेंट का ये बात सुन काव्या अपने सीट पर जाकर बैठ काम करने लगती है। आज ऑफिस में हर रोज से आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। अभी काव्या को काम करते हुए मात्र आधा घंटा ही हुआ था कि तभी उसके पास असिस्टेंट आकर बोलता है, मैडम
प्रेसिडेंट सर ने आपसे वह डिजाइन्स मांगा है जिस पर आप काम कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। असिस्टेंट को इतना बोल काव्या उस फाइल को इकट्ठा करने लगती है जिस पर वह पिछले 7 दिनों से काम कर रही थी। काव्या को जहां तक ध्यान था, हर्षवर्धन ने उसे पहले ही यह बोल दिया था वह यहाँ उसके लिए नहीं आया था, फिर ऐसे अचानक से उसे बुलाने की क्या जरूरत है। काव्या काफी घबराई हुई थी, पर अब जबकि यह उसके प्रेसिडेंट का ऑर्डर था, वो इसे जरूर पूरा करेगी। उसके पास में ना बोलने का हक नहीं था। काव्या डिजाइन के फाइल को लेकर प्रेसिडेंट ऑफिस के केबिन पर जाकर नोक करती है, तो अंदर से हर्षवर्धन उससे आने की परमिशन देता है। ये देख काव्या अंदर जाकर हर्षवर्धन के सामने लगा चेयर पर बैठते हुए उसकी तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए बोलती हैं, प्रेसिडेंट ये रहा वो डिजाइन जिसे आप देखना चाहते थे। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन अपना सामने रखे उस फाइल को बंद कर देता है जिस पर वो अभी काम कर रहा था। उस फाइल को बंद करने के बाद हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए काव्या से बोलता है, क्या तुम सच में मुझे थैंक यू नहीं बोलना? थैंक यू पर किस लिए? जहां तक काव्या को ध्यान था, हर्षवर्धन ने खुद ही यह बात स्वीकारा था कि वह यहाँ पर मिस्टर अशोक को सजा देने के लिए आया था, जिसने उसके ऑफिस में 35 करोड़ का घोटाला किया था। फिर इन सब में भला वो उसे थैंक्स क्यों बोले? काव्या को ऐसे कुछ ना बोलता देख हर्षवर्धन अपने सीट से उठता है। वह काव्या के पास जा उसके कंधे को पकड़ उसके कानों के पास आकर बोलता है, क्या तुम में इतना भी मैनर्स नहीं कि जो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करें, तुम्हें उसे थैंक यू भी ना बोलो? हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसने पहले ही बता दिया था कि वो उसके लिए नहीं आया था, तो फिर अभी वो उसे केबिन में बुलाकर उसे थैंक यू बोलने को क्यों बोल रहा है? अंत में काव्या ने खुद में ही यह बात डिसाइड किया कि वो उसके लिए ही आया था। इसीलिए काव्या बोलती है, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। काव्या की यह बात सुनकर हर्षवर्धन हंसने लगता है। वह हंसते हुए काव्या से बोलता है, मुझे तुम्हारी ऐसी सुखी सुखी थैंक यू नहीं चाहिए। अगर तुम सच में दिल से मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। उद्धरण चिन्ह। प्रैक्टिकल उद्धरण चिन्ह। काव्या को ऐसे चौंकते देख हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बॉडी के अलावा और ऐसा क्या है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है? उद्धरण चिन्ह। ये सब बोलते हुए हर्षवर्धन की नजरें काव्या के सीने पर थी। काव्या कोई बेवकूफ नहीं थी जो उसे हर्षवर्धन की बातों के पीछे का मतलब समझ न आए, पर वो ये सब देखकर कंफ्यूज थी। क्या ये पॉसिबल है? हर वक्त जब भी यह आदमी उसके पास होता है तो उसके दिमाग में यही सब के बारे में सोचता है। हर्षवर्धन की बात का समझते हुए तुरंत से काव्या अपनी सीट से उठकर बोलते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट, मुझे याद आया मुझे अभी भी इस डिजाइन्स में कुछ काम करने की जरूरत है। इतना कहकर काव्या वहां से जाने लगती है कि सभी हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़ लेता है और वह काव्या से बोलता है, आज शाम हम किसी अच्छे जगह पर चलेंगे। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या तुरंत से उससे केबिन से बाहर चली जाती है। अभी कुछ देर पहले हर्षवर्धन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, उसकी आंखों में शरारत था, चेहरे के भाव में काव्या के लिए अफेक्शन दिख रहा था, पर काव्या के जाते ही अचानक से वह सब कुछ दूर हो जाता है। हर्षवर्धन के चेहरा सख्त हो जाता है, वह गुस्से में उस टेबल पर एक हाथ मारता है। 2 घंटे हो गए थे, बाहर काव्या अपने काम में बिजी थी, वही ऑफिस के अंदर हर्षवर्धन अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी था कि तभी हर्षवर्धन को एक फोन आता है। हर्षवर्धन फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस वो मोनिका हमसे और पैसे की डिमांड कर रही है। उस आदमी की बात सुन हर्षवर्धन का गुस्सा जो कि पहले से ही था वो और बढ़ जाता है। वो कुछ सोचते हुए बोलता है, एक काम करो, दे दो, अभी वह जितना मांग रही है उतना दो, कल होकर वह खुद गिड़गिड़ाते हुए हमें सब वापस करेगी। इतना बोलने के बाद हर्षवर्धन फोन कट कर देता है। फोन कट करने के बाद हर्षवर्धन अपने फोन पर शो हो रहे उस वॉलपेपर की ओर देखते हुए बोलता है,
इन टीम के तिगड़ी को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते हुए हर्षवर्धन पागलों की तरह हंसने लगता है। चलो यार, CH25, मुझे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं सिवाय तुम्हारी बॉडी के। भाग 25। काव्या को कोई आइडिया नहीं था कि हर्षवर्धन उसके पीछे क्यों पड़ा था। वहीं हर्षवर्धन के मन में कोई और ही खेल चल रहा था, पर काव्या इन सब से पूरी तरह अनजान थी। शाम के वक्त ऑफिस की छुट्टी होने के बाद काव्या सबसे आखिरी में ऑफिस से बाहर निकलती हैं, क्योंकि हर्षवर्धन ने आज उससे मिलने को कहा था। वो आज उसका इंतजार करेगा, इसलिए काव्या नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते को लेकर कोई दूसरा बातें बनाए। काव्या ने जैसा सोची थी वैसा ही हुआ। ऑफिस के पार्किंग में अभी हर्षवर्धन का कार लगा था। हर्षवर्धन के कार को देख काव्या अपने आसपास देखते हुए उस कार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तो तुरंत से ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट की ओर से उस कार की गेट खुलता है, तो काव्या जाकर उसमें बैठ जाती है। जैसे काव्या ने सोची थी ठीक वैसे ही अभी भी हर्षवर्धन बिना ड्राइवर के उसको लेने आया था। काव्या हर्षवर्धन के कार में बैठने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। वो आज काफी परेशान दिख रही थी, क्योंकि हर्षवर्धन के केबिन से जाने के बाद काव्या को उसकी मॉम का फोन आया था, जो काव्या को किसी दूसरे लड़के से शादी करने का सजेशन दे रही थी। काव्या के मॉम ने उसे इस बारे में कितना समझाया कि अगर उसका एक बार लव फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, इस बार वो ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी से डायरेक्ट शादी करें। काव्या जानती थी पहले उसकी माँ जो हमेशा से खुद के परिवार और खुद के बारे में सोचती थी, वो लाइफ में पहली बार उसके बारे में सोच रही थी। शायद से उसने जब से अपने डैड के इलाज में पैसे दिए हैं, तब से उसकी माँ को उसके प्रति प्यार उभर आया है। इसीलिए काव्या को अपनी माँ की इस बात में कोई गलती नहीं महसूस होता। वो अपनी माँ की चिंता को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, पर वो इस वक्त क्या करेगी, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। भला इस तरह हर्षवर्धन के साथ ऐसे फिजिकल रिलेशन में रहने के बाद वो किसी और को कैसे डेट या उससे शादी कर सकती है, जब तक हर्षवर्धन उसे इस रिश्ते से आज़ाद ना कर दे। इसी बात को सोचते हुए काव्या काफी परेशान थी। कार शांति से रास्ते पर चल रहा था, न हर्षवर्धन कुछ बोल रहा था और न ही काव्या। जहां एक तरफ हर्षवर्धन के दिमाग में कोई गहरा राज बैठा था, वही काव्या अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थी। अचानक से कार की शांति तोड़ते हुए काव्या हर्षवर्धन से पूछती है, क्या तुमने लाइफ में आज तक किसी से प्यार नहीं किया? काव्या की क्या बात सुन हर्षवर्धन, जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, वह अचानक से कार रोक काव्या की ओर घूरने लगता है। हर्षवर्धन को ऐसे खुद के तरफ देखते देख काव्या उसे समझाते हुए बोलती है, मेरा मतलब तुमने अब तक अपनी लाइफ में बहुत लड़कियों को देखा होगा, शायद कितनों के साथ ही तुम्हारा रिश्ता रहा होगा। जहां तक मुझे पता है तो तुम्हारी सगाई भी हो चुकी है, फिर भला तुम मेरे साथ ऐसे रिश्ते में क्यों रहना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड तक से प्यार नहीं? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन चेहरा काला पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह काव्या के इस प्रश्न से खुश न हो। इस सवाल से काफी गुस्से में था। काव्या की बातों का जवाब देते हुए हर्षवर्धन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे प्रश्न पूछने का कोई हक है? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुनकर हर्षवर्धन शांत हो जाता है। हर्षवर्धन ने बिल्कुल गलत नहीं कहा था। उसे हर्षवर्धन से किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न पूछने का हक नहीं था। वह तो सिर्फ एक ऐसे रिलेशन में थे जहां हर्षवर्धन ने उसकी जो नीड थी उसे कंप्लीट किया और काव्या उसके नीड कंप्लीट करते रहती है। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्से में देख काव्या को काफी घबराहट होती है। वो तुरंत से अपनी बात की माफी मांगते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने बस ऐसे ही पूछ दिया था। अगर तुम्हें नहीं बताना तो फिर तुम्हारी मर्जी। वैसे अभी हम कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन कार को स्टार्ट कर देता है। वो उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देख काव्या को काफी गुस्सा आता है, पर उसके पास इस गुस्से का कोई समाधान नहीं था। वो इस इंसान से बंध चुकी थी, इस मजबूरी के रिश्ते में जिससे अब काव्या जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी।
कार में शांति थी कि अचानक से हर्षवर्धन बोलता है, मैंने लाइफ में आज तक किसी से कोई प्यार नहीं किया सिवाय मेरे परिवार के। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। मैं शादी भी अपनी माँ की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि वह लड़की मेरी माँ को पसंद है। वही उस लड़की से शादी करके मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है बिजनेस में। बाकी मुझे ना तो उस लड़की में ना ही किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट है सिवाय तुम्हारी बॉडी के। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बातें सुन काव्या पूरी तरह से चौंक जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो इस आदमी से क्या बोले। क्या सच में यह ऐसा ही था या ये बस उसके सामने खुद को इतना कूल दिखाता था। काव्या को हर्षवर्धन के बातों पर विश्वास नहीं था, पर वो अभी उससे इस बारे में ज्यादा कुछ बोल पाती कि तभी कार रुक जाती है। वह दोनों अभी एक छोटे से घर के सामने थे। वो घर दिखने में काव्या के घर से भले ही 4 गुना बड़ा था, पर हर्षवर्धन के उस घर से काफी छोटा था जहां वह इसके पहले गए थे। उस घर की ओर देखते हुए अचानक से काव्या पूछती है, क्या यहाँ पर तुम्हारी मॉम रहती है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, यह मैंने तुम्हारे लिए लिया है। आज से तुम यहीं रहोगी। उद्धरण चिन्ह। क्या नहीं? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की बात सुनते ही काव्या तुरंत से मना कर देती है। काव्या अब हर्षवर्धन से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेना चाहती थी, तो वह भला खुद के लिए घर क्यों ले। उसने हर्षवर्धन से जो कुछ पहले मांगी थी वो उसकी मजबूरी थी, जिसके बदले वह आज भी वह ये जिंदगी काट रही थी। अब भला जबकि वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है तो वो कैसे हर्षवर्धन से इस घर को ले ले। काव्या ने तुरंत से हर्षवर्धन को ना कर दिया। वह हर्षवर्धन की ओर देखती है तो अभी हर्षवर्धन उसे ही घूरे जा रहा था। खुद की तरफ हर्षवर्धन को ऐसे घूरते देख काव्या उसे समझाते हुए बोलती है, मैं अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ। कल होकर मैं यहाँ रहने लगी तो मेरी दोस्त क्या सोचेगी? और फिर यहाँ रहने वाले लोगों भी अगर हमें यूं साथ देख लेते हैं तो वह हमारे बारे में क्या बातें करेंगे? इससे तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछलेगा। इसलिए अच्छा है मैं अपने दोस्त के साथ ही रहूं। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मुझे ना करने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। ये जगह काफी सुनसान एरिया में पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ ये घर लिया जहाँ मुझे और तुम्हें कोई नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा कि तुम मुझे कॉल करके बुला लिया करो जब तुम्हें मेरी जरूरत हो। उद्धरण चिन्ह। काव्या कैसे भी करके इस रिश्ते से आज़ादी चाहती थी। वो तो आज हर्षवर्धन से भी इस बारे में बात करने वाली थी, तो फिर भला वो हर्षवर्धन के इस गिफ्ट को कैसे ले ले और वह भला उसके साथ रहने को कैसे तैयार हो जाए। हर्षवर्धन काव्या की ओर घूरता है, फिर अचानक से उस घर के अंदर चला जाता है। हर्षवर्धन को ऐसे जाते देख काव्या में भी एक गहरी सांस ले उसके पीछे पीछे चली जाती है। भले ही उसने अभी हर्षवर्धन को शायद से नाराज किया था, पर अब वह हर्षवर्धन से कुछ भी नहीं लेना चाहती थी, जो कि उसके हिसाब से सही फैसला था। अभी 2 दिनों से राखी होने की वजह से मैं एपिसोड सही से अपलोड नहीं कर पा रहा था, जो कि आज से रेगुलर करूंगा। रही बात स्टोरी की, तो इस स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न है। अच्छा होगा कि वह धीरे धीरे ही खुले। आप लोग थोड़ा सब्र रखो। मेरी यह स्टोरी थोड़ा अलग है, तो आप इसमें कभी भी कुछ भी अचानक से ट्विस्ट देखने के लिए तैयार रहिएगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह नोबल स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें।